हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सब्जेक्ट का भाई? सोशल स्टडीज़ का, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड था। और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंट होते हैं जिससे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो आज हम डे नंबर 5 नहीं 6 पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने डे नंबर 5 तक का लेक्चर नहीं अटेंड किया है, ईमानदारी पूर्वक आप चले जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे। तो उसे आप कंप्लीट करना, फिर यहाँ पे आ जाना। अगर चाहो तो इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको डे नंबर 1 से लेकर 5 तक का कहाँ पे लेक्चर मिलेगा? प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट उसका सेपरेट बना दिया, आपको वहाँ पर चले जाना है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इस चैप्टर में क्या है उसको हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज टर्म। पूछा पहला क्वेश्चन ही भाई, बता दो मुझे मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो किसको रेफर करता है, क्या होता है, जल्दी बता दो। देखो, रूल आपका सिंपल सा रूल है, एक रूल बता दो। आप सिंपल एक ही रूल है, ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करना। हमारे जब भी क्वेश्चन में कराऊँ तो एक ही रूल आपको फॉलो करनी है, पता है? जल्दी बोलो कौन सा रूल है भाई। वो वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या है कि आपका यहाँ पे साथ के साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप खुद को जज कर पाओगे आपका कितने सही हुए। और लास्ट मुझे जरूर कमेंट करना आपको 20 में कितने नंबर आए। तो दो क्वेश्चन क्या है कि मार्जिनलाइजेशन किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है, क्या इसको दर्शाता, जल्दी बोलो। क्या वो प्रोमोट रिच कम्युनिटीज ओनली, केवल वह अमीर समुदायों को बढ़ावा देता? नहीं भाई, ये तो गरीबों के लिए है भाई, ये तो किसके लिए? गरीब के लिए है ये चीज़। तो ये गलत बात है, ये गलत है। क्या सभी को शिक्षा देना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन? और नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कि राइट गिविंग एक्स्ट्रा राइट, लोगों को ये तो भाई कोई बात ही नहीं है, सबके लिए राइट जो है वो इक्वल है। तो क्या क्या बचा बताओ, नॉर्मल ऐसे कट करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर जो है इसका है ए जो है ये करेक्ट है। एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, समाज की मुख्य धारा से लोगों को बाहर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ ये किसके साथ होता भाई? ये होता दलित के साथ होता था उस जमाने में। और बताओ आदिवासी के साथ होता है और SC ST कम्युनिटी के साथ होता था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ फेस्ड हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ऐतिहासिक रूप से वंचना का सामना कर चुका है? जल्दी बताओ कौन सा कर चुका है। क्या वो पॉलिटिशियन आते हैं इसके इस कंडीशन मार्जिनलाइजेशन का? नहीं भाई, पॉलिटिशियन क्यों आएंगे, जमींदार क्यों आएंगे भाई, उद्योगपति क्यों आएंगे? ये तीनों के तीनों गलत है ना। ये तो भाई रिच होते हैं, अमीर होते हैं यार, इनके क्या इन सब चीज़ों से लेना देना। कौन आते हैं भाई मेरे, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट, दलित आते हैं। और बताओ एक और क्या आता है, एक और आपको याद रखना है, दलित के साथ साथ आपको याद रखना आदिवासी, है ना। आदिवासी दलित सेम चीज़ होता है लगभग लगभग, बट आपको है ना ऑप्शन आ जाते हैं, कभी 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 दे देगा सिर्फ दलित देगा, कभी सिर्फ आदिवासी देगा, कभी दोनों दे देता, कभी कोई एक ही देता। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन। भारतीय संविधान वंचना से निपटने का क्या भूमिका ना, बताओ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इससे निपटने का तरीका क्या है, क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इट इग्नोर द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, या क्या इग्नोर कर देता है जो लो अधिकार होते हैं, जो अल्पसंख्या होते हैं उसको क्या अधिकार ही नहीं देते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं? नहीं यार, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वल राइट देता है, ये बात तो गलत है। इट प्रोटेक्ट ओनली मेजोरिटी, केवल ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या बहुसंख्यों की सुरक्षा करता है? नहीं मेरे भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबके लिए बराबर है, तो ये सबकी रक्षा करता है, किसी एक की नहीं करता है। क्या है, इट इनकरेज द डिस्क्रिमिनेशन, या भेदभाव को बढ़ावा देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर सकता है कभी, आपको लगता है? कभी नहीं कर सकता है। ये बढ़ावा नहीं देता, ये भेदभाव को कम करता है, ये बात भी गलत है। क्या है, इट प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू द ऑल सिटीजन, बिल्कुल बिल्कुल या सभी नागरिकों को समानता और न्याय प्रदान करता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। बताओ, है ना, इस पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कई करवा रखे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका है करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच लॉ के बारे में बताना, प्रोटेक्ट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम द क्या है एट्रोसिटीज़। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को अत्याचार से कौन सा कानून सुरक्षा प्रदान करता है? बताओ कौन सा कानून है।
क्या वो एजुकेशन के लिए होता है? नहीं यार मेरे, एजुकेशन वाला क्यों कानून होगा, है ना। एजुकेशन तो वो एजुकेशन के लिए होता है ना। ये क्या होता है, एजुकेशन का आता है भाई, राइट टू एजुकेशन, है ना। तुम सब इक्वल एजुकेशन लो, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। फॉरेस्ट भाई, फॉरेस्ट के लिए क्यों है, तो फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट एक्ट होगा। ये गलत, ये गलत। क्या ये हो जाएगा SC ST? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज, ऑप्शन नंबर सी जो है यही है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। वाट इज़ वन वे इन विच पीपल रिसिस्ट मार्जिनलाइजेशन? लोग वंचना का विरोध किस एक तरीके से करते हैं? बताओ किस तरीके से विरोध कर सकते हो आप, है ना, कैसे करते हैं, चलिए बताएं। क्या बाय स्टिंग? क्या चुप रहकर? नहीं यार, अगर चुप रहोगे तो क्या अपना हक आप कभी ले पाओगे? नहीं, चुप रहना चाहिए। मतलब हर जगह नहीं, जहाँ पे आपका अधिकार है, जहाँ पे हक है भाई, वहाँ पे इंसान को बोल के बिल्कुल अपना हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हमें हक चाहिए तो चाहिए। तो वहाँ पे आपको चुप होकर कभी भी आपका हक नहीं मिल सकता है। ये बात तो गलत है, ठीक। बताओ, बाय प्रोटेस्टिंग एंड राइजिंग देयर वॉइस, ये थोड़ा मेरे को सही लग रहा है, इसे रहने दो अभी। बाय माइग्रेटिंग अबाउट, क्या विदेश जाकर? क्या भाई विदेश जाओगे तो आपको क्या आपका हक मिल जाएगा? नहीं यार, विदेश जाकर विरोध करोगे? चलो भाई, मैं इंडिया में था, मैं विदेश जाकर विरोध करूंगा इंडिया, अरे नहीं नहीं, गलत बात। अपने देश में रह के करोगे ना यार, बाहर क्यों जाओगे, है ना। नॉन कॉमन सी बात है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। बाय एक्सेप्टिंग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को स्वीकार करके हम उसको विरोध, चलो भाई मेरे साथ भेदभाव करो और मैं ऐसे विरोध करूंगा, नहीं यार, स्वीकार नहीं है मुझे, स्वीकार, बिल्कुल ये गलत बात है। देखो सिंपल सी बात है, इसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो आपका आंसर क्या बचा, जल्दी बताओ। बाय प्रोटेक्टिंग एंड राइजिंग, बिल्कुल हमें विरोध करके और अपनी आवाज़ उठाकर, कभी भी अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप हमेशा दबाए जाओगे, है ना, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, आप अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप बिल्कुल दबाए जाओगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन? वंचना का क्या अर्थ है? इसका मतलब बता दो मुझे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप खुद देखो, इसे खुद से ट्राई करें, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ट्राई करनी भी चाहिए। क्या है इसका मतलब? गिविंग एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा होता है सभी को समान अवसर देना? नहीं यार, इसमें तो समान अवसर नहीं देता, इनमें क्या होता है, किसी को दबाया जाता है, ना कि समान अवसर दिया जाता है। जल्दी बताओ क्या है? ब्रिंगिंग समवन टू देयर सेंटर ऑफ द सोसाइटी, किसी एक को समाज के केंद्र में लाना, नहीं, ये भी गलत बात है। क्या है? पुशिंग सर्टेन ग्रुप टू द एज ऑफ द सोसाइटी, कुछ समूह को समाज के किनारे ढकेलना, ये बात सही है। इसमें देखो मार्जिनलाइजेशन सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में अगर इसे समझो आप, इसका मतलब क्या है, कुछ समूह को, जैसे कि दलित हो गए, SC ST वाले जितने भी कास्ट होते हैं, उस समय में क्या किया जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके पैसे के अकॉर्डिंग, मतलब उनका गरीब है या अमीर है, ठीक है, और उनका कास्ट के अकॉर्डिंग, तो इन सब के अकॉर्डिंग उनको समाज में सबसे नीचा माना जाता था, ठीक है मेरे भाई, उसे सबसे नीचा माना जाता था। और जिसके वजह से उसको क्या होता है, अपने समाज से उसको एक किनारे कर दिया, चलो भाई तुम मेरे से अलग हो, सिंपल सा, तुम मेरे से अलग हो, तो सिंपल सा उसे किनारा कर दिया जाता। तो किस ऑप्शन नंबर ऐसा क्या, जल्दी बोलो, सी जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ, क्या है, एट्रोसिटीज़ एक्ट? बताओ इसमें देखो, आपको ध्यान रखना है, ये एक्ट कब आया था, ये आया था 1889 में, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, इस पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक। बताओ इसका आंसर आप खुद बताएंगे, अभी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन इसका करवाया है, तो इसका आंसर आप देंगे। क्या है? अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेधाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या? बताओ इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मतलब, क्यों लाया गया था ये एक्ट, क्यों लाया गया था, चलिए बोलो। टू गिव रिजर्वेशन इन द एजुकेशन ओनली, क्या ये एजुकेशन के लिए आया था? नहीं मेरे भाई, एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन आया था, ना कि ये आया था, ठीक है। टू पनिश क्राइम एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST के खिलाफ अपराधों को और भेदभाव को दंडित करना, इसके लिए आया था ये एक्ट। क्या आपको लग रहा है, लग रहा है ना? हाँ, तो यही था मेरे भाई, है ना। तो ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट उसके खिलाफ आया था जो SC ST को क्या करते थे, दबाते थे, जो उनके साथ भेदभाव करते थे, तो उसके खिलाफ ये एक्ट आया। और ये एक्ट जो उनके साथ भेदभाव किया, तो उनके साथ क्या किया जाता था, उनके साथ कुछ उसको दंड किया, कुछ उसको पनिश किया जाता था, ठीक है। टू बिल्ड हाउस बैग, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? बताओ आर्टिकल 7 के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, बताया आर्टिकल 7 क्या डील करता है, किससे डील करता है, जल्दी बोलो।
राइट टू एजुकेशन, बताओ राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? ऑलरेडी इससे पहले मैंने बताया, फिर अभी मैं बताऊंगा क्योंकि ये आपको याद होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल था? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। आर्टिकल, होमवर्क दे दो क्या? नहीं चलो लिख ही देता हूँ। आर्टिकल 21A था। तो बताओ राइट, ये क्या, एबोलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए मैंने बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, कौन सा आर्टिकल था भाई? इसी के लिए था, आर्टिकल नंबर 20 क्या था? जल्दी बोलो। 17 था। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए कोई आर्टिकल आया था? नहीं यार, ये तो फंडामेंटल राइट है, इसके लिए कोई आर्टिकल क्यों ही आएगा? क्या इक्वल पे, नहीं इसके लिए कोई आर्टिकल, सबके लिए कोई आर्टिकल नहीं था। आपको ध्यान रखना, एजुकेशन के लिए आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 21A, और अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 70। तो ऑप्शन नंबर आपसे पूछा है कि मुझे 17 का बता दीजिए, 17 में क्या है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना? बिल्कुल जो जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ आपको उसका शॉर्ट नोट से बनाना, मैं ऑलरेडी पहले बोल रखा, उसका शॉर्ट नोट से ईमानदारी से बनाइए और उसे बार बार रिवाइज करें। आर्टिकल से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। विच मूवमेंट वाज लीड बाय दलित टू गेन इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी? दलितों ने समान व्यवहार और क्या नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? बताओ भाई, जब उसके साथ, दलित के साथ ना बहुत ज़्यादा क्या क्या अत्याचार किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था भाई, फिर उसे जब समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्यों इतना गलत हो रहा है और सब और लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर उसने एक अपना मूवमेंट चलाया। चलो भाई हम सब मिलकर एक मूवमेंट, एक आवाज़ उठाएं अपने अपने खिलाफ, है ना, सॉरी अपने लिए एक आवाज़ उठाएं और अपने भेदभाव हमारे जो खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाएं कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब समझ रहे हो ना? तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपना एक क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम पूछा, बताओ चिपको मूवमेंट था वो, या क्या था, दलित मूवमेंट था, या एंटी करप्शन मूवमेंट था, या भारत छोड़ो आंदोलन था? बताओ कौन सा आंदोलन था भाई? दलित भाई थे तो बताइए कौन सा मूवमेंट था? जल्दी बोलो नाम। वो था आपका दलित मूवमेंट था। अब मुझे चलो बता दो कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों आया था? बताओ ये आंदोलन, चलो बता देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लिख देता हूँ, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों आया था? ये जो आया था किसके लिए आया था भाई? फ्रीडम के लिए आया था। किसके अगेंस्ट आया था? बताओ। ये फ्रीडम के लिए आया था। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो आया था ये किस फ्रीडम, हमें फ्रीडम पाने के लिए आया था, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश। ध्यान रखना आपको, अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ये उससे में आया था। अब देखो चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्यों आया था? बताओ भाई। ये इन्वायरमेंट के लिए आया था, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। किसमें भाई? इन्वायरमेंट में पढ़ा है ना। तो ये चिपको मूवमेंट था, तो ये प्रिवेंस किसको? फॉरेस्ट को बचाने के लिए आया था, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, सिंपल सा। ये कैसा मूवमेंट था? जैसे वन वर्ड में अगर लिख दो तो ये इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए था। इन्वायरमेंट में किसको बचाने के लिए? ट्री के लिए था, सिंपल सा है, ट्री वगैरह के लिए था, या इसको इन्वायरमेंट के लिए था। एंटी करप्शन मूवमेंट, ये बताएं ये किसके था? ये कोई दलित वर्ग के लिए नहीं था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लीडर स्ट्रांगली क्या एडवोकेटेड फॉर द राइट फॉर दलित एंड वाज द आर्टिकेट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा नेता ने दलित के अधिकारों के लिए दृढ़ता से आवाज़ उठाई और भारतीय संविधान में निर्माता थे? बताओ कौन थे भाई वो? आपको तो इसका नाम इसको बहुत एकदम दिलो दिमाग में अच्छे लेवल पे आपको नाम इसके आने चाहिए। बताइए कौन से एडवोकेट थे, कौन से नेता जिन्होंने दलित के लिए आवाज़ उठाया था? बिल्कुल आपको पता है, जल्दी बोलो। वो थे भीमराव अंबेडकर साहब थे, है ना मेरे भाई? समझ में आया? बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे जब भीमराव अंबेडकर साहब ने आवाज़ उठाया तो उसके बाद इन्होंने क्या, देखो इन्होंने और क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख दिया। बहुत इसके बारे में बिल्कुल आपको मैंने पहले ही बोला था, इनके बारे में आपको एक इसकी बुक है, इनकी बुक आपको एक बार पढ़नी चाहिए, बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए, ईमानदारी से पढ़नी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन? बताओ मार्जिनलाइजेशन क्या है? जल्दी बोलो। टू लिव इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में रहना, क्या इसका मतलब ये होता है? या बीइंग पनिश टू द एज ऑफ द सोसाइटी एंड डीन एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, समाज के किनारे पर ढकेल दिया जाना। और बिल्कुल यार ये बस कई बार 2-3 बार क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, तो ये आपको पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी इन इंडिया हैव बीन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन? सिंपल सा बताओ कौन सा कम्युनिटी था, नाम बता दो मुझे। ये आप ईमानदारी से क्वेश्चन से बताइए। विच कम्युनिटी इन इंडिया हैव बीन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज? भारत में किन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पे रखा गया है? क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं। क्या वो फॉरेन थे? नहीं। क्या वो पॉलिटिकल लीडर थे? नहीं। कौन से थे भाई? वो अनुसूचित एंड जनजाति थे, है ना। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज़ वन की वे टू फाइट मार्जिनलाइजेशन? हत्याकरण से लड़ने का एक प्रमुख तरीका क्या है? एक तरफ पर देखो भाई, मैं आपको ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगाना भूल गया
इस वाले में आप बिल्कुल स्टार पॉइंट लगा लेना क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार पॉइंट लगा लो। जो मैं जिसमें स्टार पॉइंट लगा लेता हूँ मतलब उसे आपको क्या करना, नोट डाउन कर लेना है, या उसे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाना है, और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, व्हाट इज द वन वे टू, बताओ कौन सा है हत्याकांड से लड़ने का एक प्रमुख तरीका, क्या इंक्रीजिंग इंटरटेनमेंट, क्या मनोरंजन चैनलों को बढ़ाना, इसका नहीं यार, ये सब तो क्या बकवास हो रहा है ना। इन्फोर्सिंग लॉ प्रोटेक्ट राइट, क्या अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लागू करना, क्या ये है, या सेंडिंग पीपल, लोगों को विदेश भेज देना, क्या ये तरीका है फाइट, नहीं यार। रिड्यूसिंग एजुकेशन, क्या एजुकेशन को रिड्यूस कर दो, गलत बात यार। ऑप्शन नंबर इसका जो है, जो आपका बी है ये सही, इन्फोर्सिंग लॉ टू प्रोटेक्ट राइट, अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लागू करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, वाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, बताओ क्यों जरूरी है। क्या उसको फिजिकल भाई, उसके लिए तो फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ऑलरेडी, शरीरता ताकत बढ़ाने के लिए उनको तो हमसे ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल यार, है ना। वो तो वहीं पहले बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा, इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है उसको। इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरत है, नहीं है भाई। क्यों होता है, टू गेन नॉलेज एंड एम्पावरमेंट, ज्ञान और शक्तिता, क्या है, टू सेपरेट देम फ्रॉम सोसाइटी, क्या उसको एजुकेशन दोगे इसलिए ताकि वो समाज से अलग हो जाए, नहीं, उसे इसलिए ज्ञान देनी चाहिए, इसलिए उसको एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि वो गेन नॉलेज करे और अपने आप को क्या करे, एम्पावरमेंट हो जाए। ऑप्शन नंबर, तो ये सब जो है एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड को एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल आपको ध्यान देना है, और बिल्कुल ध्यान देना है। ये सारे जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसा आर्टिकल है ये तो आपको याद होनी चाहिए, उसमें जैसे ये वाला ये भी आपको, इसमें कोई भी आपका एलिमिनेशन मेथड नहीं चलेगा। तो इसी टाइप से जैसे ये वाले सारे क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको याद कितना करोगे यार, ये सब नॉर्मल कॉमन सेंस से बनते हैं, और आपको थॉट प्रोसेस से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको वैसा थॉट डेवलप करना है। एक बार आप क्या करना है, एनसीईआरटी ईमानदारी से पढ़ लेना, और अगर आप इस लेक्चर 2-3 बार आप देख लो, वैसे भी आपको थॉट डेवलप हो जाएगा। तो ईमानदारी से बस ये काम, मैं बोलो ईमानदारी वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि देखो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे दुनिया को कुछ भी करो, या पढ़ाई करो, या दुनिया का कोई सा भी काम करो, एक ईमानदारी पूर्वक करोगे ना, उसका जो मतलब आउटकम होता है बहुत अच्छा आता है। इसलिए आपको ईमानदारी पूर्वक ज़िंदगी में कुछ भी करो यार, हमेशा ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, हाउ कैन द गवर्नमेंट इंश्योर जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, सरकार हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित करता है, कैसे करता है, जल्दी बोलो। बाई इग्नोर, क्या उसके प्रॉब्लम को इग्नोर करके करेगा, नहीं यार, अगर उसके प्रॉब्लम को इग्नोर करेगा तो कैसे उसके लिए जस्टिस तो है ही नहीं, गलत बात है ये। बाय गिविंग ने स्पेशल लॉ एंड क्या उसके लिए स्पेशल लॉ लाया गया है, ये बात मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रहा है। बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू स्कूल, स्कूलों में उनकी पहुंच सीमित करके, नहीं यार, उसके लिए तो पूरा स्कूल, आप तो भाई लॉ आ गए हैं कि आपको राइट टू एजुकेशन है, आप चाहो तो कहीं भी एजुकेशन ले सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं था उस ज़माने में, लेकिन आप स्कूल नहीं जा सकते थे। बाय रिमूविंग देम फ्रॉम द सिटीज, उन्हें शहरों से हटा कर, नहीं यार, है ना, वो राइट टू लाइफ है, उससे चाहो राइट टू वो चाहे तो कहीं भी रह सकता है, उसकी मर्जी है, कहीं भी वो रह सकते हैं, उसकी मर्जी है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा, बाय, उसको जो हम क्या है, उसको जस्टिस कैसे दिला सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल लॉ बना है, बताओ कौन सा लॉ है, अभी बताया था, है ना, कौन सा एक्ट बना, जल्दी मुझे बताएंगे, जल्दी नाम इसका लिख देना कमेंट बॉक्स में। ऑलरेडी हमने भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन करवाया है, कौन सा उसके लिए आया था लॉ, SC/ST नाम से कुछ था, उसका पूरा नाम लिखना आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वाट इज अफर्मेटिव एक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सकारात्मक कार्रवाई क्या है बताओ, क्या है, जल्दी बोलो। ए पॉलिसी टू गिव द एक्स्ट्रा राइट टू द रिच पीपल, क्या ये जो पॉलिसी है ये रिच पीपल को एक्स्ट्रा राइट देता है, अमीर लोगों के अधिकतर नहीं यार, क्यों, अमीर लोगों के लिए तो ऐसा कुछ पॉलिसी है क्या, अरे नहीं है भाई। ए पॉलिसी टू सपोर्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, वंचित समूह को समर्थक करने की नीति, बिल्कुल ये लग रहा है, क्यों वंचित जो पिछड़े जाते हैं उसके लिए। टू लॉ इंक्रीज टैक्स, नहीं यार। टू रूल द स्टॉप गवर्नमेंट, नहीं। सिंपल सा इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट है। समझ में आया ना, बिल्कुल यार समझ में आना चाहिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज वन एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनलाइजेशन, हत्याकरण का इसमें से एक उदाहरण बता दो। क्या उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था जॉब के लिए, क्या ये उदाहरण होगा, नहीं यार, उसके लिए तो मिलता ही नहीं था भाई को, कहीं भी जाते थे यार उन्हें ना ही जॉब मिलता था, ना ही एजुकेशन मिलता था, ना ही उसके साथ अच्छा व्यवहार होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस ज़माने में। सोचो यार, है ना, कितना संघर्ष करते होंगे। अगर अभी आप चले जाओ कहीं पे, अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, इक्वल हमें ट्रीटमेंट ना मिले, आपको सपोज आप 2 दोस्त गए हो, आपको दोस्त हो तो अच्छा लेवल पे कुछ ट्रीटमेंट आपको ना, कितना बुरा लगता है ना। सोचा उस ज़माने में उसका क्या मतलब कि यार
सोचो सोचो, सोचने में बैठ जाओ तो सोचते रहो, ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ बट वो सब समझना है आपको, फिलहाल आपको चैप्टर पे ध्यान देनी है, अच्छे से समझो, ठीक। अब देखो क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है, डीनिंग द स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर स्कूलों में प्रवेश ना देना, बिल्कुल ये लग रहा है सही। फेयर इलेक्शन, क्या नहीं यार, एक्सेस टू फी, नहीं ये सब भी गलत था। तो उसका देखो जाति के आधार पर उसको स्कूल में तक एडमिशन नहीं मिला करता था, है ना, ऐसा उसके साथ ऐसा इतना बेकार उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ था, जो कि बहुत गलत था उस समय में यार। ऑप्शन में इसका बी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्ट द, देखो इसके साथ जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, उसको ना ही कहीं एजुकेशन मिलती थी, ना ही मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रहा था ज़िंदगी जीने में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया ताकि उसे सपोर्ट करे, लॉ वगैरह बहुत एक प्रोग्राम स्पेशल उसके उनके लिए लाया गया था। बताओ कौन सा प्रोग्राम था, क्या मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया था, नहीं भाई, मेक इन इंडिया किसके लिए था जल्दी बोलो। ये जो प्रोग्राम था ये स्पेशल, ये किसको टारगेट करता है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम लाएगा, बिल्कुल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम आया था। स्वच्छ भारत अभियान, ये बताओ ये किसके लिए था, स्वच्छ भारत अभियान ये किसके लिए था, ये क्लीननेस के लिए था, है ना। स्वच्छ भारत अभियान पता है ये किसके लिए, साफ सफाई के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए भाई, ये क्लीनलीनेस के लिए था। डिजिटल इंडिया, ये बताओ ये किसके लिए था, ये टेक्नोलॉजी एडवांस के लिए था, ये चीज़ टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ देखो ये आपको लिमिट करके नहीं बता सकते, ये आपको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक, लिख लेना एडवांस, चलो लिख देता हूँ एडवांसमेंट। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम आया था किसके लिए, मार्जिनाइज कम्युनिटी के लिए, वो प्रोग्राम क्या था, मिड डे मील स्कीम, है ना, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको देखो पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया के लिए क्या था, मेक इन इंडिया किसके लिए था जल्दी बोलो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, स्वच्छ भारत अभियान क्लीननेस के लिए था, डिजिटल इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि ये चीज़ आपको पता होगा, तो जल्दी बोलो कौन सा आर्टिकल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के खिलाफ शिक्षा प्रदान करता है, जल्दी बोलो मेरे भाई कौन सा है, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 15, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आर्टिकल नंबर 15 है। अब मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 370 क्या है, आर्टिकल नंबर 50 क्या है एंड आर्टिकल नंबर 356 क्या है। वैसे इसको क्या करोगे, होना चाहिए क्या जी आपको, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ देना। आर्टिकल नंबर बस 15 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 15 बताओ क्या है, जुडिशरी वगैरह से कुछ रिलेटेड है, इसे आप छोड़ दो, इतना ज़रूरत इतना डीप मतलब इतना डीप नहीं आएगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आर्टिकल 15, 21, 25 और 12 और इससे पहले मैंने जितना करा है उसको अच्छे से कर लेना, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो, अदरवाइज इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, हाउ डज द जुडिशरी हेल्प मार्जिनाइज्ड ग्रुप, न्यायपालिका हत्याएं पर परे समूहों की मदद कैसे करती है, बताओ कैसे मदद करती है, जल्दी बोलो, खुद कॉमन सेंस से सॉल्व करो। क्या उसके लिए बाय मेकिंग फेयर जजमेंट, क्या इस कदर करती है भाई, वो तो भाई किसकी बात हो रही है, जुडिस से, वो तो कुछ जज वगैरह ही करेंगे, इग्नोरिंग देयर इशू नहीं, इसको पनिश देम नहीं, बैनिंग नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका है करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर करके बहुत 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 मज़ा आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और देखो भाई इसमें ज़्यादा कुछ वैसे जानने की चीज़ है नहीं, जो देखो एक होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। आपका जो हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो थ्योरी बेस्ड है ज़्यादातर, है ना। आपको जो एसएसटी के जो भी चैप्टर हैं कैसे थ्योरी बेस्ड है, जो फैक्ट बेस्ड है वो आपको मैं खुद लिख देता हूँ। जैसे देखो ये आपका फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट मतलब जो आपको आना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको कोई काम नहीं करेगा। ये वाला है या ये क्वेश्चन था, ये आप समझदारी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये सारे क्वेश्चन है, ये सब समझदारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व होंगे। तो आपको हर टाइप से सोचना आना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हर जगह आप रट्टा मार के नहीं जा सकते, कितना रट्टा मारोगे यार बताओ। अगर हर 20 क्वेश्चन याद करके जाओगे, अगर ये 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो, अगर इसमें आपको समझ डेवलप हो गया भाई मार्जिनाइज्ड क्या था, उसके लिए बस इसके लिए क्या क्या याद करना है कि इसके जो मेन थे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाया था, इसके लिए क्या लॉ आया था, इनके लिए क्या एक्ट था, इनके लिए मतलब कि इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया था, ये सारी चीज़ नॉर्मल ये सब डेवलप करो अपने अंदर। और आपको एग्जाम में एलिमिनेट करके देखो, एग्जाम में जाओ ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे डायरेक्ट आंसर मत खोजना, डायरेक्ट देखना, पहले ऑप्शन पढ़ना, ये चीज़ आपको लगे ये चीज़ गलत है तो भाई उसे कट कर देना, फिर इसे कट करना, फिर ऐसे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ एसएसटी के लिए एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलपमेंट होता है। अगर ये एलिमिनेशन मेथड वही बच्चे से
कर सकते हैं, जिसकी समझ बहुत अच्छे लेवल पे होती है। इसलिए आपको मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं हर टाइप का कोशिश करता हूँ, हर टेक्निक आपको मैं बताऊँ, ठीक है। मैथ्स जब पढ़ते हो तो मैथ्स में मैंने कहीं बताया कि भाई मैथ्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो गिवन होता है वहाँ से स्टार्ट करो। मतलब हर चैप्टर में आपको अलग अलग वे बताता हूँ। कैसे साइंस का बताता हूँ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें एलिमिनेशन मेथड भी आते हैं। और एसएसटी मैंने आपको दोनों मेथड बताया, एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना, फैक्ट बेस्ड मेथड कैसे करने हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अटैम्प्ट करेंगे, कौन से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे भाई, एलिमिनेट करके करेंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलपमेंट आ रही होगी और क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप मुझे क्या करें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर पसंद आए जैसे ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो यार, है ना। शेयर करने से क्या होता है ना, दोस्तों की भलाई भी होती है, और साथ के साथ मेरा जो मकसद है कि मैं हर उन बच्चों तक एजुकेशन पहुँचाऊँ, है ना। जो बच्चे किसी कारणवश मतलब तैयारी नहीं कर पाते हैं, जो होता है ना, उन्हें आता है सब चीज़, लेकिन वो क्वेश्चन टेक, देखो आपको सब क्या बताते हैं भाई कि क्वेश्चन से रिवाइज करो, सब बताते हैं, लेकिन किसी ने करके नहीं बताया अभी तक। आप यूट्यूब पे सर्च करो, नहीं मिलेगा। तो हमारी बस वही छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप क्वेश्चन से कैसे रिवाइज कर सकते हो किसी भी सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को, और किस तरीके से कर सकते हो। ये चीज़ हमारी कोशिश है, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ टेक्निक आप हर बच्चे तक पहुँचे। इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे भाई, ठीक है। तो ईमानदारी पूर्वक बस पढ़ाई कीजिए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या लैंग्वेज के लिए क्या करनी है, मैथ्स के लिए क्या करनी है, एसएसटी के लिए क्या करनी है। इससे पहले वाले लेक्चर अगर मैंने देखा होगा डे 5, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ। 10 मिनट मैंने आपको लिया था एक्स्ट्रा, है ना, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखो, बिंदास होकर बस पढ़ाई कीजिए।